जब कुदरत अपना असली रूप दिखाती है तो इंसान की रूह कांप जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था आरएमएस टाइटैनिक के साथ। एक ऐसा जहाज जिसे दुनिया ने कभी न डूबने वाला कहा था, जब अपने पहले सफर पर निकला तो समंदर के बीच इसकी टक्कर कुदरत के रौद्र रूप से हो गई। अंधेरे समंदर की खामोशी में कुछ ही पलों में इंसानी घमंड चकनाचूर हो गया। टाइटैनिक में चल रहा जश्न अचानक मातम में बदल गया। हजारों लोग ठंडे समंदर के बीच हर सेकंड जिंदगी और मौत के बीच लड़ने लगे। इस हादसे में 1500 से भी ज़्यादा लोग समंदर की असीम गहराइयों में हमेशा के लिए सो गए। टाइटैनिक की इस कहानी को चाहे आप तकनीक की सबसे बड़ी नाकामी कहें या फिर इंसानी घमंड की सबसे भयानक सज़ा, लेकिन इस कहानी को सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। इस दिल दहला देने वाली कहानी की शुरुआत होती है 10 अप्रैल 1912 को, जब टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होने वाला था। तब वहाँ का माहौल कुछ अलग ही था। टाइटैनिक इतना विशाल और भव्य जहाज था कि उसके अंदर 3 फुटबॉल के मैदान आसानी से समा सकते थे और ऊंचाई में ये करीब 8 मंजिला इमारत से भी ज़्यादा ऊंचा था। इसकी विशालता और भव्यता को देखने के लिए करीब 1 लाख से भी ज़्यादा लोग आए थे। टाइटैनिक जहाज एक चलता फिरता लग्जरी होटल के जैसा था, जिसमें उस समय की हर संभव सुविधा उपलब्ध थी। टाइटैनिक की खासियत सिर्फ उसकी लग्जरी तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसकी सेफ्टी भी इसे खास बनाती थी। उस समय टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा, सुरक्षित और मजबूत जहाज था। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने टाइटैनिक को कुछ इस तरह से बनाया था कि इसे अनसिंकेबल यानी कि कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। इसका सबसे बड़ा कारण था डबल बॉटम हल। दरअसल टाइटैनिक को बनाते समय उसके बेस में डबल बॉटम हल का इस्तेमाल किया गया था। आसान शब्दों में कहूँ तो इसका बेस 2 लेयर से मिलकर बना था और अगर किसी कारण से समंदर के नीचे मौजूद चट्टानों से टाइटैनिक अगर टकरा भी जाए तो इसकी मेन बॉडी को कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, टाइटैनिक को डूबने से बचाने के लिए उसे 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था, जिससे अगर जहाज किसी चट्टान से टकरा भी जाए तो केवल वही कंपार्टमेंट पानी से भरता जो क्षतिग्रस्त हुआ है और बाकी के कंपार्टमेंट सुरक्षित रहते। और इस तरह अगर 4 कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाए तो भी जहाज को डूबने से बचाया जा सकता था। और 4 कंपार्टमेंट का एक साथ पानी से भर जाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े कंपार्टमेंट्स थे। इसीलिए व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने टाइटैनिक को कभी न डूबने वाला जहाज यानी अनसिंकेबल नाम दिया। लेकिन टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी, उसमें सवार हुए लोग और टाइटैनिक को देखने आई भीड़ को ये कहाँ पता था कि दुनिया का सबसे मजबूत, खूबसूरत और आलीशान जहाज का यह पहला और आखिरी सफ़र होने वाला है। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा पर रवाना हो गया। टाइटैनिक के कप्तान थे 62 वर्षीय एडवर्ड जॉन स्मिथ, जो एक अनुभवी कप्तान थे। कहते हैं कि यह उनका आखिरी सफ़र था और टाइटैनिक के इस सफ़र के बाद वो रिटायर होने वाले थे। आमतौर पर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाने में 8 से 10 दिन का समय लगता था, लेकिन व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने कैप्टन स्मिथ को सख्त आदेश दिए थे कि टाइटैनिक को किसी भी कीमत पर 7 दिन के अंदर न्यूयॉर्क पहुंचाना होगा, ताकि टाइटैनिक अपनी सुंदरता और विशालता के साथ साथ अपनी स्पीड के कारण भी सुर्खियों में आ जाए। इसीलिए कैप्टन स्मिथ जहाज को अपनी फुल स्पीड पर चला रहे थे। टाइटैनिक में करीब 2200 लोग सवार थे, जिसमें उस जमाने के सबसे बड़े और अमीर लोगों के साथ साथ कुछ मिडिल क्लास लोग भी थे, जो अमेरिका जाकर एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले थे। कैप्टन स्मिथ ने टाइटैनिक को नदर्न रूट की जगह सदर्न रूट से ले जाने का फैसला किया, क्योंकि उन दिनों नदर्न रूट के एरिया में आइसबर्ग होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। आइसबर्ग पानी पर तैरती बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें होती हैं। उस समय जहाज पर सामने आने वाले किसी खतरे का पता लगाने के लिए कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। इसीलिए शिप के आगे ऊंचाई पर क्रूज नेस्ट होता था, जिसे लुकआउट पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पर हर समय 2 लोगों को रखा जाता था, जो दूरबीन से सामने आने वाले खतरे को पहले ही देख सके। लेकिन टाइटैनिक में समस्या ये थी कि जिन लोगों को लुकआउट पॉइंट में रखा गया था उनके पास दूरबीन नहीं थी। दरअसल टाइटैनिक की यात्रा के शुरू होने के एन मौके पर उसमें मौजूद एक ऑफिसर डेविड ब्लेयर को दूसरे जहाज में शिफ्ट कर दिया गया था और वो टाइटैनिक से जाते समय गलती से उस लॉकर की चाबी भी अपने साथ ले गए, जिसमें दूरबीन रखी हुई थी। डेविड की इस छोटी सी गलती की कीमत टाइटैनिक में सफर करने वाले मासूम लोगों को चुकानी पड़ी। जब जहाज समंदर में यात्रा करते हैं तो वे सभी वायरलेस रेडियो के माध्यम से एक दूसरे को लगातार संदेश भेजते रहते हैं, ताकि ये जानकारी मिल सके कि आगे किस जगह पर क्या खतरे हैं। जब टाइटैनिक ने अपनी आधी यात्रा पूरी कर ली, तब उसे रास्ते में आइसबर्ग होने की पहली चेतावनी मिली।
टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स ने इस मैसेज को कैप्टन स्मिथ तक पहुंचाया, पर कैप्टन ने इसे नज़रअंदाज करते हुए फुल स्पीड से आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें टाइटैनिक को तय समय से पहले ही मंजिल तक पहुंचाना था। उसके बाद 14 अप्रैल की शाम तक टाइटैनिक को रास्ते में आइसबर्ग होने की एक के बाद एक 7 चेतावनियां मिली, लेकिन इसके बावजूद कैप्टन स्मिथ ने शिप की स्पीड को जरा भी कम नहीं किया। ऐसा माना जाता है कि टाइटैनिक के पहले सफर पर व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के मालिक जोसेफ ब्रूस भी शामिल थे, और उन्होंने ही कैप्टन को आइसबर्ग की चेतावनियों को नज़रअंदाज करके फुल स्पीड में आगे बढ़ने के लिए कहा। तेज रफ्तार से चलता हुआ टाइटैनिक अब रात के अंधेरे में दाखिल हो चुका था, और दुर्भाग्य से उस रात आसमान में चांद भी नहीं था, जिससे विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी। ऊपर से क्रूज में बैठे लोगों के पास दूरबीन भी नहीं थी, जिससे वे दूर से ही सामने आने वाली अड़चनों को देख पाते। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी नहीं थी, बल्कि हड्डी जमा देने वाली ठंड ने उनकी परेशानी को और बढ़ा रखा था, और ऊपर से जहाज की रफ्तार इतनी थी कि सामने से आने वाली ठंडी हवाओं की वजह से उनकी आंखों तक से पानी निकल रहा था। लेकिन फिर भी वे दोनों जहाज पर सवार 2200 जिंदगियों के लिए अपने काम पर डटे हुए थे। अब आइसबर्ग उनसे सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर था। घने अंधेरे में समंदर की लहरों को तेजी से चीरते हुए टाइटैनिक आगे बढ़ता जा रहा था, बिना इस बात की परवाह किए कि जिस रास्ते पे अभी वो चल रहा है उसके सामने एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान मौजूद है। रात के करीब 11:39 पर क्रूज पर तैनात फ्रेडरिक फ्लीट की नज़र सामने एक आइसबर्ग पर पड़ी, जो करीब 400 फीट लंबी और 100 फीट ऊंची थी। ये चट्टान किसी फुटबॉल के मैदान जितनी बड़ी थी। उसने बिना किसी देरी के तुरंत 3 बार घंटी बजाई और ब्रिज पर मौजूद ऑफिसर को फ़ोन करता है और बताता है कि सामने एक आइसबर्ग है, जल्दी से जल्दी जहाज को बाएं और मोड़ो। ब्रिज पर मौजूद फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक ने जैसे ही आइसबर्ग की चेतावनी सुनी, उसने तुरंत एक्शन लेते हुए फुल स्पीड में इंजन को रिवर्स चालू कर दिया और जहाज को तेजी से बाईं ओर मोड़ने का प्रयास किया। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि इतने कम समय में रिवर्स इंजन चालू करने के बावजूद इसे रोक पाना असंभव था। साथ ही टाइटैनिक इतना बड़ा था कि उसे अचानक मोड़ना भी असंभव था। हालांकि उन्होंने जहाज का रास्ता काफी हद तक मोड़ दिया था, लेकिन रात 11:40 पर टाइटैनिक का आगे का राइट वाला हिस्सा बर्फ की चट्टान से टकरा गया। यह टकराव इतनी जोर से हुआ कि जहाज पर मौजूद सभी यात्रियों को इसने हिलाकर रख दिया। दुर्भाग्यवश टाइटैनिक का डबल बॉटम हल भी किसी काम नहीं आया, क्योंकि आइसबर्ग से हुआ इम्पैक्ट जहाज के साइड में हुआ था, जहां सिर्फ एक ही लेयर थी। जब कैप्टन स्मिथ ने जहाज के नुकसान का निरीक्षण किया तो ये पाया कि जहाज के 6 कंपार्टमेंट्स बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और उनमें तेजी से पानी भर रहा है। ये देखकर कैप्टन स्मिथ हैरान रह गए, क्योंकि जहाज केवल 4 कंपार्टमेंट भरने तक ही तैर सकता था, लेकिन 6 कंपार्टमेंट में पानी भरने का मतलब था कि जिस जहाज को अब तक कभी न डूबने वाला समझा जा रहा था वो अब डूबने वाला है। उनके पास अब लगभग 2 घंटे का ही समय बचा था। कैप्टन स्मिथ ने बिना समय गवाए रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स को तुरंत इमरजेंसी सिग्नल भेजने को कहा, पर अफसोस उनके आसपास कोई नहीं था जो उनके सिग्नल का जवाब दे सके। धीरे धीरे जहाज में पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था और 6 कंपार्टमेंट पूरी तरह से पानी से भर चुके थे। इसके बाद कैप्टन ने लाइफ बोट्स के जरिए लोगों को जहाज से निकालने का फैसला किया, पर यहाँ भी एक समस्या थी। दरअसल शिप में सिर्फ 20 लाइफ बोट मौजूद थी और हर लाइफ बोट की कैपेसिटी सिर्फ 65 लोगों की थी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 1300 लोगों को ही बचाया जा सकता था। लेकिन शिप में 2200 लोग सवार थे। शिप में अपनी फुल कैपेसिटी से कम लाइफ बोट होने का कारण व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का घमंड था कि ये जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता, तो फिर लाइफ बोट की क्या जरूरत। लेकिन कुदरत के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। शुरुआत में लाइफ बोट्स पर ज्यादा लोग चढ़ने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि लोगों को अब भी लग रहा था कि ये जहाज नहीं डूबेगा। इसलिए शुरुआत में लाइफ बोट अपनी फुल कैपेसिटी के साथ नहीं निकले। प्रोटोकॉल के अनुसार महिलाओं और बच्चों को लाइफ बोट पर पहले भेजा गया। धीरे धीरे जब जहाज में पानी भरने लगा तब लोगों को एहसास हुआ कि ये कभी न डूबने वाला जहाज निश्चित तौर पर डूब जाएगा, और इसी के बाद लोगों के बीच भगदड़ मच गई। ज्यादा से ज्यादा लोग लाइफ बोट पर जाने के लिए लड़ रहे थे। फर्स्ट क्लास के यात्रियों को लाइफ बोट में चढ़ने की प्राथमिकता दी जा रही थी। इसी के साथ रात के करीब 12:30 बज चुके थे। रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार मदद के लिए सिग्नल भेज रहे थे और सौभाग्य से उनका सिग्नल पास मौजूद एक जहाज कार्पेथिया तक पहुंच जाता है।
कार्पेथिया के कैप्टन टाइटैनिक को बचाने के लिए जल्दी से उसकी तरफ रवाना हो जाते हैं, पर समस्या ये थी कि कार्पेथिया को टाइटैनिक तक पहुंचने में 3 घंटे लगने वाले थे। अब सवाल ये था कि क्या टाइटैनिक 3 घंटों तक सर्वाइव कर पाएगा। जैसे जैसे टाइटैनिक के आगे के हिस्से में पानी बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे जहाज आगे की ओर झुकता जा रहा था और पानी में डूबता जा रहा था। जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूबने लगा और पिछला हिस्सा ऊपर की ओर खड़ा हो गया। जहाज के कुछ लोगों ने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया। वे जहाज में शांत खड़े रहे और अपनी मौत का इंतजार करने लगे। जो थर्ड क्लास के लोग थे, उन्हें पता था कि उनकी जगह लाइफ बोट में नहीं बन पाएगी, इसीलिए वे लोग अपनी जान बचाने के लिए समंदर में कूदने लगे। लेकिन समंदर की बेरे में भी कम नहीं थी। उस समय समुद्र का पानी -2 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा था। इतने ठंडे पानी में कोई भी इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट तक ही जिंदा रह सकता है। अटलांटिक ओशन लोगों की चीखों से गूंज रहा था। वहीं टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स अब भी किसी चमत्कार की उम्मीद में आसमान में फ्लैश चला रहे थे, ताकि आसपास कोई जहाज उनके संकेतों को देख सके और उन्हें बचाने आ सके। लेकिन टाइटैनिक की किस्मत में तो डूबना ही लिखा था। आसपास कोई भी शिप नहीं था जो जल्दी से उन तक पहुंच सके। कैप्टन स्मिथ ने अपने जहाज को न छोड़ने का फैसला किया और मौत को गले लगा लिया। जब जहाज का आगे का हिस्सा पूरी तरह से पानी में समा गया तो एक शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे जहाज पर अंधेरा छा गया। बिना बिजली के जैक फिलिप्स का टाइटैनिक को बचाने आ रही एकमात्र शिप कार्पेथिया से संपर्क भी टूट गया। उसके बाद रात के करीब 2:20 पर वो समय आया जब जहाज 20 से टूट गया और 2 हिस्सों में बंट गया। इसके बाद देखते ही देखते कभी न डूबने वाला जहाज अटलांटिक की अंधेरी गहराइयों में पूरी तरह से समा गया। जहाज पर सवार 2200 में से सिर्फ 700 लोगों को ही लाइफ बोट के जरिए बचाया जा सका और 1500 से ज़्यादा लोग हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बन गए थे। टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद अगली सुबह कार्पेथिया जहाज लाइफ बोट्स पर सवार लोगों को बचाने के लिए पहुंच गया। 3 दिन बाद 18 अप्रैल 1912 को रात करीब 9:30 बजे कार्पेथिया न्यूयॉर्क पहुंचा, जहां 40,000 लोग भारी बारिश के बीच उनका इंतजार कर रहे थे, जिनकी आंखों में अब भी उस रात की दहशत जिंदा थी। उस दिन कोई जश्न नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था, आंसू थे और वो सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। आरएमएस टाइटैनिक समंदर में डूब चुका था, लेकिन उसके साथ ही इंसानी घमंड, लापरवाही और सैकड़ों सपने भी हमेशा के लिए दफन हो गए थे। आज भी अटलांटिक ओशन की गहराइयों में पड़ा टाइटैनिक का मलबा हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे तकनीक में कितना भी आगे क्यों न बढ़ जाए, कुदरत के सामने वो आज भी छोटा है। लेकिन सवाल ये है कि जिस टाइटैनिक को समंदर ने सालों तक अपने सीने में छुपाए रखा, आखिर वो खोजा कैसे गया? किसने पहली बार उसकी टूटी हुई बॉडी को अंधेरे समंदर की गहराइयों में देखा? टाइटैनिक की खोज की वो हैरान कर देने वाली कहानी जानने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा। धन्यवाद।